स्टूडेंट्स ये ना मार्केट की यूनिट है, इसे हम करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। पहला टॉपिक इसमें आता है कि मार्केट क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केट। व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट तो एक वर्ड आता है बाजार, जिसे हम विजुलाइज करते हैं तो ये सामने आता है कि शोर हो रहा है, बड़ी सारी शॉप्स हैं, सामान दिख रहा है बड़ा सारा, कुछ शॉप्स के बाहर डिस्प्ले में है, कुछ शॉप्स के अंदर डिस्प्ले में है, और सेल के बोर्ड्स लगे हुए हैं, अलग अलग शॉप्स के बोर्ड्स हैं। तो अगर हम उन फीचर्स को कनेक्ट करें तो पहले एक बात निकल के आएगी कि मार्केट होने के लिए सबसे जरूरी है प्लेस, और वो प्लेस कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह ही हो, कोई फिजिकल प्लेस हो, वो एक कनेक्टिविटी भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन पे हम शॉपिंग करते हैं तो वहां पर बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, सेल ऑफर्स भी हैं, डिस्काउंट्स भी हैं, प्रोडक्ट भी है, सर्विस भी है, और प्राइजेस भी हैं, प्राइस ऑफर्स भी हैं। So it can be a digital platform. So market should be a place जहां पर एक प्रोडक्ट और एक सर्विस होगी, क्योंकि बिना प्रोडक्ट और सर्विस के कोई मार्केट नहीं बन सकती। देन बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स और सेलर्स होने चाहिए। बायर्स एंड सेलर्स जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों हों, एंड देयर इज ए क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मींस एक मार्केट होती है जहां पर सेलर है, एक शॉप है, एक स्पेशलाइज्ड कोई प्रोडक्ट है जो कहीं किसी एक सिलेक्टेड मार्केट में मिल रहा है, बायर वहां पे ढूंढने गया, उस मार्केट में वो घूम के आगे उसे शॉप ही नहीं मिली, तो एट ए गिवन मोमेंट, एक मोमेंट पर वहां बायर भी था, सेलर भी था, प्रोडक्ट भी था और सर्विस भी थी। बायर, सेलर, प्रोडक्ट सब कुछ है, बट अगर इंटरेक्शन नहीं हुई, प्रोडक्ट बिका नहीं, तो वो कैसी मार्केट, वो मार्केट नहीं बनी। तो बायर सेलर में कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बिकेगा, तभी सेलर को प्रॉफिट मिलेगा, बायर की नीड सेटिस्फाई होगी, तो मार्केट कंप्लीट होगी। तो मार्केट होने के लिए चार कंपोनेंट्स हैं कि एक प्लेस होगा जहां पर एक प्रोडक्ट और सर्विस बॉट एंड सोल्ड, खरीदी और बेची जा रही होगी, बायर्स एंड सेलर्स होंगे, और क्लोज कॉन्टैक्ट होगा बायर्स और सेलर्स में। यह कंसेप्ट था मार्केट का। अब हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। हमें यह नहीं बताना कि स्ट्रक्चर में उसकी बिल्डिंग्स कैसी बनी हुई है, उनकी बिल्डिंग्स का डिजाइन कैसा है, नहीं, हमें बताना है कि मार्केट का फॉर्मेट क्या है, मार्केट की वर्किंग की टाइप क्या है। उसके बिहाफ पे हम ये बताएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। और जब भी मार्केट स्ट्रक्चर हम बताएंगे तो आप बोलोगे सर कि मार्केट तो मार्केट ही होती है, मार्केट तो सारी एक जैसी होती है, मार्केट में तो शॉप्स होती हैं, बायर सेलर होते हैं, आवाजें लग रही होती हैं, और बड़ी सारी शॉप्स होती हैं, वेंडर्स होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, कुछ डिस्प्ले में, कुछ अंदर होती हैं, फिक्स शॉप्स होती हैं। वो मार्केट का फिजिकल लुक है, बट मार्केट की टाइप्स अलग अलग होती है। तो वो मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड होता है कुछ बेसिक थिंग्स के ऊपर, कुछ बेसिक क्राइटेरिया के ऊपर, जिससे मार्केट अलग अलग होती है। तो मार्केट का बेसिक आइडिया समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा, फिर मार्केट स्ट्रक्चर की बात आपको समझ आएगी। फिर मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पर हम अलग अलग मार्केट्स को स्टडी करेंगे, विच विल बी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, एंड मोनोपोलिस्टिक के अंडर एक मार्केट फॉर्म है ओलिगोपोली। These are the forms of market we are going to study. We are going to study the features of all these markets. पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। यू आर गोइंग टू टेल मी कि अगर यू नीड टू परचेज चिप्स, ए पैक ऑफ चिप्स, से टूथपेस्ट, से कोक और पेप्सी, then you have to purchase a mobile phone or a car, then you are paying bills for electricity. These three different category of goods or services you are purchasing,
क्या तीनों को एक ही सोच के साथ आप खरीदते हो? क्या तीनों को खरीदने का एक ही तरीका है? नहीं। इसको, इन प्रोडक्ट्स को बेचने वाली आपकी क्लोज विसिनिटी में 40 शॉप्स होंगी। एक शॉप बंद मिलेगी तो आप घर वापस नहीं आ जाओगे, आप वेट नहीं करोगे, आप एक पर्टिकुलर शॉप से ही प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। अगर एक शॉप से नहीं मिला दूसरी शॉप से ले लेंगे। 40 शॉप्स होंगी आपकी क्लोज विसिनिटी में। टूथपेस्ट खरीदनी है, ब्रश खरीदना है, कोक खरीदनी है, पेप्सी, चिप्स, एनीथिंग, बिस्किट्स से एनीथिंग। इसमें जो कंपनीज इन प्रोडक्ट को बना रही है उसके सिलेक्टेड ब्रांड्स आपके माइंड में आएंगे। अगर आपको फोन खरीदना है, कार खरीदनी है, तो कुछ ब्रांड्स आपके माइंड में आएंगे। यहां पर आपके क्लोज विसिनिटी में 40 प्लस शॉप्स मिल गई आपको। यहां पर आपको 5 और 6 और 8 ब्रांड्स याद आएंगे और हर एक की कुछ स्पेशलिटी आपको पता होगी। हर ब्रांड तभी बनता है जब वो स्पेशल होता है। ब्रांड का मीनिंग ये कुछ स्पेशल आपको उसके बारे में याद है। अगर आपको टी लीव्स खरीदनी है, चाय पत्ती खरीदनी है, तो 3-4 ब्रांड आपको याद आएंगे। तो लोकल मिल रही है, बहुत सस्ती मिल रही है, चाहे 250 ग्राम्स 60 रुपीज। देन टाटा की खरीदेंगे 110 रुपीज फॉर 250 ग्राम्स, बट स्टिल द कस्टमर इज पेइंग, क्योंकि वो ब्रांड है, टाटा की है वो, उसमें कुछ स्पेशलिटी है, उसकी स्पेशलिटी के लिए कस्टमर इतना पे कर रहा है। तो कुछ ब्रांड्स आपको याद आएंगे और उनकी स्पेशलिटी आपके माइंड में होगी। इनमें कोई स्पेशल नहीं है। चिप्स बनाने वाली कंपनी स्पेशल है, वो इसमें नहीं आएंगी, बट बेचने वाला कोई स्पेशल नहीं है। बनाने वाली कंपनी स्पेशल है। जो कोक खरीदेगा वो कोक खरीदेगा, जिसने पेप्सी पीनी है वो पेप्सी ही मांगेगा, लेकिन किस शॉप से खरीदनी है वो सिलेक्टेड नहीं है। आप एक दिन करोल बाग गए, वहां की मार्केट में आपने पेप्सी खरीद के पी, आपको अच्छी लगी, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर पंजाबी बाग में रह रहे हो तो वहां से आप कैब करके जाओगे करोल बाग और कैब वाले को 300 रुपए पे करके 300 रुपए पे करके वापस आओगे और वहां पे आप 40 रुपीज की पेप्सी खरीद के पियोगे कि नहीं उसी शॉप से खरीदनी है। ऑफिस से छुट्टी लेके आप कैब करके करोल बाग जा रहे हो, पेप्सी वहीं से खरीदनी है, ऐसा नहीं होगा। आप कहीं से भी खरीद लोगे, लेकिन फोन का ब्रांड है, आप उसके लिए लॉयल होगे। अगर आपको मारुति खरीदनी है तो आप मारुति ही खरीदोगे, आप वेट भी कर लोगे, उसके डिस्काउंट ऑफर्स का वेट भी कर लोगे, लेकिन खरीदोगे मारुति इफ यू आर लॉयल, इफ यू आर विलिंग टू हैव इट। तो ब्रांड लॉयल्टी होती है इसमें, क्योंकि स्पेशलिटी है। खरीदने वाले को लगता है कि मारुति की कार स्पेशल है, इकोनॉमिकल है, सस्ती पड़ती है, ज्यादा फीचर्स होते हैं, मेंटेनेंस इजी होती है। फोन के साथ भी यही होता है, जिसने सैमसंग खरीदना है वो सैमसंग खरीदेगा, जिसको आईफोन खरीदना है वो खरीदेगा, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी पे करेगा। और एक्स्ट्रा हम तभी पे करते हैं जब कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा मिलता है। कस्टमर एक्स्ट्रा तभी पे करते हैं जब कुछ स्पेशल मिलता है। यहां कुछ स्पेशल नहीं था। एक शॉप से चिप्स नहीं खरीदे, दूसरी शॉप से खरीद लिए, क्योंकि लेस के चिप्स तो हर शॉप पर सेम ही मिल रहे होंगे ना। जब सेम ही होंगे तो स्पेशलिटी कहां है? बेचने वाले की स्पेशलिटी कहां है? बनाने वाले की स्पेशलिटी है। नहीं खरीदता मैं लेस के चिप्स, मैं आईटीसी के खरीदूंगा। वो तो मैंने चॉइस आईटीसी और लेस में की ना, लेकिन जब मैंने डिसाइड कर लिया लेस के चिप्स, तो जो बेचने वाली शॉप है, जो शॉपकीपर है, वो तो सिलेक्टेड नहीं है ना, वो तो स्पेशल नहीं है। वो कैसे बोलेगा कि हमारे यहां जो लेस के चिप्स मिल रहे हैं वो स्पेशल है? नहीं बोल सकता। इसीलिए उसको एक्स्ट्रा प्राइस भी नहीं मिलेगा। 20 के चिप्स 40 की 40 शॉप्स में 20 के ही मिल रहे होंगे। कैसे कोई 21 चार्ज कर लेगा? क्योंकि स्पेशल तो है नहीं, सारे वही सेम चिप्स बेच रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमारा फोन, आईफोन ने बोला कि सैमसंग से डिफरेंट है, तो कस्टमर 10,000 एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि डिफरेंट कंपनी ने दिखाया। यहां पर क्या है? सिंगल चैनल, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। टाटा से लेनी है इलेक्ट्रिसिटी तो टाटा से ही लेनी है, जितना बिल वो बना के भेज देंगे आपने भर देना है, कोई चॉइस नहीं है। बड़े सारे सेलर्स, कम सेलर, स्पेशल, सिंगल सेलर, अकेला सेलर, दिल्ली का हर घर जानता है इसे। तो व्हाट हैपेंस? आप अपने एरिया में 40 चिप्स बेचने वाली शॉप सबको नहीं जानते, लेकिन इसे दिल्ली का हर घर जानता होगा, क्योंकि टाटा से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एवरीबडी नोज एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करते हुए हो गई ना तीनों अलग अलग मार्केट, हो गई ना तीनों अलग मार्केट। इसकी मार्केट अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो एक तो मार्केट डिसाइड होती है, मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड होता है नंबर ऑफ सेलर्स से। नंबर ऑफ सेलर्स, फर्स्ट थिंग विच डिसाइड्स द मार्केट स्ट्रक्चर इज नंबर ऑफ सेलर्स। कहीं पर बहुत सारे सेलर होंगे, कहीं पर फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, और कहीं पर सिंगल सेलर होगा। तो उसके बेस पे हम मार्केट को अलग अलग करेंगे।
देन कम्स प्रोडक्ट कैसा है। अगर ये 40 फर्म्स लेज के चिप्स बेच रही हैं, पेप्सी बेच रही हैं, सबके पास बिकने वाली पेप्सी सेम है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट है, किसकी पेप्सी डिफरेंट है? 40 रुपीज की पेप्सी की हम 200 रुपीज देते हैं जब हम पीवीआर पे मूवी देखने जाते हैं, और वो पीवीआर जो सेलर है, सेलर वो इनकी कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि आपकी विसिनिटी में 40 पेप्सी बेचने वाले किराने की शॉप्स तो हैं, लेकिन 40 पीवीआर तो नहीं है ना, वो तो अकेला है। वो आपको एक बड़ा लग्जरी सिटिंग देगा, बड़ा लग्जरी एनवायरमेंट देगा, वो आपको 3 घंटे बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस जोन में बिठाएगा, आपको एक बड़ा लग्जरी एक्सपीरियंस देगा। उसके लिए आप 200 पे कर दोगे 40 रुपीज की पेप्सी के लिए। वो इन कैटेगरीज में नहीं आएगा। उसने दिखाया कि मेरी पेप्सी स्पेशल है, तो स्पेशलिटी के आपने 160 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए, आप दोगे। ये कैसे बोलेगा कि मेरे यहां मिलने वाली पेप्सी स्पेशल है? ये आपको लग्जरी एक्सपीरियंस नहीं दे रहा पेप्सी के साथ, ये आपको कैजुअल उठाएगा, अपने क्रेट से उठा के पेप्सी पकड़ा देगा, ले जाओ, तो आप 40 रुपए दोगे। तो कोई स्पेशल नहीं है, सेम प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट थोड़ा स्पेशल हो गया, इन्होंने चीख चीख के ऐड कर करके अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बना दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कार डिफरेंट है, हमारा फोन डिफरेंट है, हमारा सोप डिफरेंट है, हमारी पेप्सी कोक से बेटर है। ऐड तो यही करती है, और जब कस्टमर को क्लिक हो जाता है तो कस्टमर जाके उस प्रोडक्ट को मांगता है, नहीं मिलता तो कस्टमर दूसरी शॉप पे जाता है, लेकिन वही प्रोडक्ट खरीदता है। और इसी बात के कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, क्योंकि जब कस्टमर स्पेशल चीज खरीदेगा तो उसके कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पैसे भी देता कस्टमर। तो यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलता है फर्म्स को। प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है, सेम नहीं होता। यहां एग्जैक्टली सेम है, आप 20 के चिप्स खरीदो हर शॉप पे सेम होंगे, लेकिन यहां थोड़ा डिफरेंट होगा। एप्पल और सैमसंग में थोड़ा डिफरेंस है, और उसके अलग लॉयल कस्टमर्स हैं, उसके अलग लॉयल कस्टमर्स हैं। जिसने एप्पल खरीदना हो एप्पल ही खरीद के आएगा, वो वेट भी कर लेगा, और जिसने सैमसंग खरीदना हो सैमसंग खरीदेगा। और यहां तो बिल्कुल स्पेशल है, सिंगल सेलर। और प्रोडक्ट कैसा है? अकेला प्रोडक्ट है पूरी मार्केट में, उसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में। तो एक तो मार्केट्स अलग होती है सेलर्स के बेस पर, एक प्रोडक्ट के बेस पर। तीसरा पॉइंट है कि एंट्री और एग्जिट कैसी है, किसकी एंट्री और किसकी एग्जिट? कस्टमर्स की एंट्री एग्जिट नहीं, फर्म्स की एंट्री और एग्जिट। और एंट्री और एग्जिट कोई गेट नहीं है, मार्केट का एक दरवाजा होगा जहां पे सुबह लॉक ओपन होगा, सारी भीड़ एकदम अंदर जाएगी या फर्म्स अंदर जाएंगी, ऐसा नहीं है, कोई गेट नहीं है। एंट्री और एग्जिट मींस कि नई फर्म्स उस इंडस्ट्री में कैसे एंटर कर सकती हैं। इंडस्ट्री सारी फर्म्स को मिलाकर बनती है, एक फर्म बॉम्बे में है, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में है, तो तीनों एक इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर उसी बिजनेस में चौथी फर्म आएगी और वो दिल्ली में स्टार्ट होगी तो वो भी उस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएगी, तो वो एंटर हो गई उस इंडस्ट्री में, वो एक फर्म उस इंडस्ट्री में एंटर हो गई। 3 अलग अलग कंपनियां 3 अलग अलग सिटीज में कार्स बना रही थी, चौथी कंपनी आई और उसने दिल्ली में कार बनानी स्टार्ट कर दी, तो वो फर्म उस इंडस्ट्री में एंटर हो गई। और एग्जिट के एक फर्म बिजनेस बंद करके बाहर चली गई, छोड़ दिया उसने वो बिजनेस। तो वो एंट्री और एग्जिट कितनी इजी और फ्री है, यहां पर वो एंट्री और एग्जिट बिल्कुल इजी और फ्री होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स, एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म्स। यहां बिल्कुल फ्री एंट्री होगी, यहां नई फर्म को आने से रोक नहीं सकते, पुरानी फर्म को जाने से रोक नहीं सकते। यहां पे थोड़ी सी डिफिकल्ट एंट्री होगी, क्योंकि यहां पे 5-7 स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, तो ब्रांड वालों के पास कुछ ताकत तो होगी, कुछ तो करके वो, यहां कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं रोकना फर्म्स को आने से, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। कैसे रोकेंगे नई फर्म को आने से? अगर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे सामने एक नई फर्म कंपटीशन में आए? तो मैं नई फर्म को आने से रोकूंगा, कैसे रोकूंगा? तो वो वे हम पढ़ेंगे, वो मैं अपनी सप्लाई से, अपने प्राइस कंट्रोल से रोकूंगा। और मेरे पास प्राइस कंट्रोल है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी ऐड करके कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए लॉयल बनाया, तो उस लॉयल्टी के बेस पर मैं नई फर्म को आने से रोक लूंगा। नई फर्म को उतनी इजीली कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, मेरे पास एक दम है, मेरे पास कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं नई फर्म को आने से रोक लूंगा। और मैं अगर रोक लूंगा तो मैं ज्यादा प्रॉफिट भी कमाऊंगा। जब मैं कॉम्पिटिटर को सामने नहीं आने दूंगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा कमाऊंगा मैं। और यहां तो किसी को आने नहीं दूंगा मैं, या तो मैं अकेली फर्म हूं, मार्केट का राजा, यहां तो मुझे गवर्नमेंट रोक सकती है बस। तो व्हाट हैपेंस कि ये
यहां पर नई फर्म को मैं आने ही नहीं दूंगा, यहां तो थोड़ी मुश्किल एंट्री होगी, यहां फर्म्स आएंगी लेकिन हम थोड़ा मुश्किल एंट्री कर देंगे उनकी। यहां पे 20 फर्म्स एंटर हो सकती हैं, यहां पे हम 10 को तो रोक लेंगे, 10 तो वापस चली जाएंगी, यहां तो हम किसी को भी नहीं आने देंगे, यहां तो नो एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बोलते हैं। ये 3 फीचर्स हैं जिनके बेस पर मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। तो वी हैव स्टडीड मार्केट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, प्रोडक्ट कैसा है और एंट्री एग्जिट कैसी है, और इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक फीचर है प्राइस कंट्रोल। तो जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी उतना प्राइस कंट्रोल हर फर्म का कम होगा, उतने आप मार्केट में वीक सेलर हो, आपका प्राइस पे कंट्रोल कम है। जितना आप स्पेशल हो जाओगे, जितने कम सेलर होंगे, उतनी आपकी स्पेशलिटी बनेगी, उतना आपका ब्रांड बनेगा, उतनी इजीली कस्टमर आपको याद रखेगा, वो आपको एक्स्ट्रा प्राइस भी पे करेगा, आपका प्राइस पे कंट्रोल भी होगा, आप प्राइस बढ़ा भी पाओगे, कम भी कर पाओगे। तो प्राइस कंट्रोल और नंबर ऑफ सेलर्स रिलेटेड है। जितने ज्यादा सेलर होंगे मार्केट में उस प्रोडक्ट के, उतना हर सेलर वीक होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। इस फॉर्म ऑफ मार्केट में, जैसे मैंने पहले मार्केट स्ट्रक्चर में बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा डिसाइड होता है 3-4 बेसिक फीचर्स के बेस पर। तो पहले हमें बतानी नंबर ऑफ सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर्स कितने होते हैं, तो जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको हम बोलेंगे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बेसिकली हमें मार्केट को सेलर्स के बेस पर ही एक्सप्लेन करना है, बट हम लिखेंगे कि बायर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो इसका पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो ये इट सेज के बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। अब कितने सारे, सारे हम किसको कहेंगे, बहुत सारे का मतलब क्या है, 10 को बहुत सारे कहेंगे, 25 को बहुत सारे कहेंगे, 200 को बहुत सारे कहेंगे, 500 सेलर होंगे तो बहुत सारे कहेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और कैसे डिफाइन करेंगे कि अच्छा अब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, अब ये परफेक्ट कंपटीशन है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसे आप समझोगे कि टोटल मार्केट सप्लाई, अगर 100% सप्लाई का शेयर है, जितने भी यूनिट्स होंगी परसेंट में तो 100 ही बनेगा ना, 100% सप्लाई। मान लो 5000 यूनिट बिक रही है मार्केट में और सेलर एक ही है, तो अगर सिंगल सेलर है तो उसको डिवाइड करेंगे तो उसे सिंगल सेलर, एवरेजिंग कर रहे हैं हम, हर ऑन एन एवरेज निकाल रहे हैं कि हर फर्म का सप्लाई में कितना शेयर है। तो अगर एक फर्म है तो उसका शेयर 100% है, इस 100% शेयर के साथ वो फर्म मार्केट में उथल पुथल मचा सकती है। अगर वो बोले हम नहीं दे रहे सप्लाई, या वो आधी सप्लाई रोक ले, तो बड़ी शॉर्टेज क्रिएट होगी, और शॉर्टेज क्रिएट होगी तो प्राइस जंप करेगा। तो इसका मतलब इस फर्म में इतना दम था ना, उसकी सप्लाई में इतना दम था ना कि उसने प्राइस को बढ़ा दिया। और अगर वो गोडाउन से वो 50% सप्लाई मार्केट में देंगे तो एकदम प्राइस गिरेगा। तो इनमें इतना दम था ना कि प्राइस को हिला देते। अब मान लो कि 2 फर्म्स हैं, 100% सप्लाई, 2 फर्म्स, हर एक का शेयर 50%। अब अगर एक फर्म के पास 50% शेयर है, अगर वो बोले कि हम अपना आधा शेयर कम कर देते हैं, सप्लाई नहीं दे रहे हम, तो भी मार्केट में जंप आएगा प्राइस में, क्योंकि 25% शेयर अगर फर्म अपना कम करेगी, एक फर्म के पास 50% शेयर है, उसने आधी सप्लाई रोक ली, तो 25% सप्लाई मार्केट में कम होने से प्राइस में फर्क तो आएगा, शॉर्टेज तो क्रिएट होगी। इसका मतलब अभी भी इसे दोनों फर्म्स के पास इतना दम है कि वो प्राइस को चेंज कर पाए। फर्म्स हो गई 5, 100% सप्लाई, फर्म्स हो गई 5, एक का शेयर 20%। आपके पास मार्केट का 5वां हिस्सा है और आप बोल दो कि हम नहीं दे रहे सप्लाई, तो शॉर्टेज तो आएगी, चाहे थोड़ी सी शॉर्टेज आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 4 फर्म्स हो रहे हैं, 80% सप्लाई मिल रही है, लेकिन 20% से फर्क तो पड़ेगा। और अगर फर्क पड़ेगा तो अभी भी आपके अंदर दम है कि आप प्राइस को इफेक्ट कर पाओ। 100% सप्लाई, फर्म्स हो गई 200, हर एक का शेयर है 0.5%। इस 0.5% के साथ आप बोल दो हम नहीं दे रहे सप्लाई, 199 और फर्म्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सप्लाई मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 199 और फर्म्स हैं, कस्टमर वहां से ले लेगा, कोई शॉर्टेज नहीं आएगी, फील ही नहीं होगा। चिप्स खरीदनी है, शॉप बंद मिली, पता ही नहीं लगा, दूसरी शॉप से ले लिए, 10 कदम पे दूसरी दुकान थी। अब हो गया लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ये लार्ज नंबर नहीं था क्योंकि फर्म प्राइस को इफेक्ट कर पा रही थी, ये लार्ज नंबर नहीं था क्योंकि फर्म इफेक्ट कर पा रही थी प्राइस को, ये लार्ज नंबर नहीं था, ये लार्ज नंबर है।
क्योंकि अब फर्म के पास टोटल सप्लाई को डिवाइड करने के बाद हर फर्म के पास सप्लाई का इतना शेयर बच रहा है, वो शेयर इतना छोटा है हर इंडिविजुअल फर्म के पास कि उस सप्लाई को बढ़ा के या कम करके फर्म कुछ भी नहीं कर पाएगी, फर्म प्राइस को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर फर्म ये आधा % शेयर मार्केट से हटा लेगी, कोई शॉर्टेज नहीं आएगी, कोई प्राइस में फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इट मींस कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बायर्स भी लार्ज होते हैं। जो बात सेलर पे अप्लाई हो रही है वो बायर्स पे भी अप्लाई होगी। आप इसको सप्लाई मत मानो, इसको डिमांड मान लो। तो कोई अकेला बायर के पास मार्केट सप्लाई का इतना बड़ा शेयर नहीं होता कि वो प्राइस को अफेक्ट कर पाए। आपको मार्केट को हिलाने के लिए मार्केट की बड़ी सप्लाई या बड़ी डिमांड आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यहां पे इतने सारे सेलर थे कि एक फर्म के पास मार्केट सप्लाई का इतना शेयर ही नहीं था कि वो प्राइस को अफेक्ट कर पाती। ऐसे ही बायर के साथ होगा कि कोई एक अकेला बायर इतना लार्ज नहीं होगा कि वो पूरी मार्केट की डिमांड खुद ही कर रहा हो, और अगर वो बोले मैं नहीं खरीद रहा तो हो गई बर्बादी, प्राइस एकदम गिर गया, खरीदने वाले कोई नहीं है। लेकिन यहां बायर भी बहुत सारे होते हैं, तो कोई अकेला बायर भी प्राइस को अफेक्ट नहीं कर पाता। एक बायर के खरीदने और ना खरीदने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो लार्ज नंबर कब बोलेंगे हम, किसको हम लार्ज नंबर बोलेंगे? हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट इन परफेक्ट कंपटीशन। द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज सो लार्ज। कितना लार्ज, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये जो समझाया इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज सो लार्ज दैट when market demand and market supply gets divided by number of buyers or sellers, the share of each individual buyer or each individual seller comes out to be so small that they cannot affect the price. Then we call it a large number of buyers and sellers. कि buyers और sellers इतने ज्यादा होते हैं कि जब उन buyers और sellers में टोटल सप्लाई या डिमांड को बांटा जाता है तो हर buyer और seller का डिमांड और सप्लाई में इतना कम शेयर निकल के आता है कि उस छोटे से शेयर से ना कोई बायर ना कोई सेलर प्राइस को अफेक्ट कर पाता है। अगर मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेट सेलर्स पे करना है। सेलर की सेंस में हम बताएंगे। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो उसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? अगर ये 0.3 या 4 मार्क्स में आता है तो हमें इंप्लीकेशन साथ में देनी है, उसकी भी वेटेज काफी होती है। तो इंप्लीकेशन बताएंगे हम इसकी, और उसकी एक पंच लाइन है, उसकी टैग लाइन है जो स्टेट आपको उसी लैंग्वेज में देनी है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने का मीनिंग है कि अभी हमने पढ़ा कि कोई एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास मार्केट सप्लाई का बड़ा शेयर ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि सेलर इतने सारे हैं। तो वो जो मार्केट सप्लाई है वो इतने सारे सेलर्स में डिवाइड हो गई है कि एक सेलर का शेयर कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपके एरिया में किराने की शॉप खुल जाए या बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्हाट हैपेंस कि उसकी इंप्लीकेशन क्या आएगी कि अगर फर्म प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती तो फिर प्राइस को अप डाउन करेगा कौन? कैसे डिसाइड होगा प्राइस? तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की इंप्लीकेशन है, जिसकी पंच लाइन है, इसकी पंच लाइन है इंप्लीकेशन की, जो एज इट इज आपको लिखनी है। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। इंडस्ट्री होती है एक जैसी फर्म्स का ग्रुप, सेम प्रोडक्ट बनाने वाली सारी फर्म्स का एक ग्रुप, वो इंडस्ट्री होती है। तो वो प्राइस डिसाइड करती है, मतलब सारी फर्म्स की कलेक्टिव डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है प्राइस, और उस प्राइस को फर्म एक्सेप्ट करती है। हर फर्म, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसमें एक हुंडई की फर्म है, एक टाटा मोटर्स है, एक मारुति। तो ये अलग अलग फर्म्स हैं। अगर मारुति की बात करेंगे तो वो एक फर्म है, लेकिन ये सारे मिलाकर एक इंडस्ट्री है। अब व्हाट हैपेंस कि ये इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है परफेक्ट कंपटीशन में। वो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल नहीं है, वो सिर्फ फर्म और इंडस्ट्री समझाने के लिए था। तो उसको मोनोपोलिस्टिक में पढ़ेंगे क्योंकि इन सबका ब्रांड है, उन सबकी स्पेशलिटी है, वो अपना अपना प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। यहां बात हो रही है उन किराने वालों की जिनका कोई ब्रांड नहीं है, हर दूसरी गली में एक शॉप है, तो उनका कोई स्पेशलिटी नहीं है, उनके क्लोज की जो कुछ हाउसेज है वो उनसे खरीद रहे हैं। तो वहां पे पूरी इंडस्ट्री मिलकर फिक्स करती है वो सारे 20 वाले चिप्स को 22 में तभी का बेचेंगे, तभी बेच पाएंगे जब कलेक्टिवली सबको लगेगा कि अब सबकी शॉप पे चिप्स 22 के बिकेंगे। तो सारे कलेक्टिवली अपनी डिमांड सप्लाई से डिसाइड करेंगे, कोई एक किराने वाला चिप्स 22 के बेचने शुरू नहीं कर देगा। तो इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई से, कलेक्टिवली डिमांड सप्लाई से फिक्स होता है प्राइस, और हर फर्म उसको एक्सेप्ट करती है। हर फर्म उसको, फर्म इज द प्राइस टेकर। ये होता कैसे है ये अलग क्वेश्चन है, पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा।
लेकिन अब ये पूरा पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जो एग्जैक्ट हम लिखते हैं कि इन परफेक्ट कंपटीशन देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज सो लार्ज दैट व्हेन दैट मार्केट डिमांड और सप्लाई गेट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, द शेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल बायर और सेलर in the market demand and supply comes out to be so small that with that share no individual buyer or seller can affect the price. So what is the implication? The firm is price maker, firm is price taker, sorry, firm is price taker, industry is price maker, industry price make करेगी, firm price take करेगी, firm उस प्राइस को एक्सेप्ट करेगी। और ये कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस आपको अलग क्वेश्चन में समझाया जाएगा। ये परफेक्ट कंपटीशन का पहला फीचर था। ये परफेक्ट कंपटीशन का दूसरा फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने बोला था मार्केट स्ट्रक्चर में कि प्रोडक्ट के बेस पे भी मार्केट अलग अलग होती है। परफेक्ट कंपटीशन में 40 सेलर्स हैं, चिप्स बेच रही हैं, तो सबका प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ये टर्म्स आप यूज करोगे, होमोजीनियस, आइडेंटिकल, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में फर्क होता है। तो व्हाट हैपेंस कि हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इन परफेक्ट कंपटीशन द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी सेंस, कलर, शेप, साइज, डिजाइन, पैकेजिंग, सर्विस, एवरीथिंग बिल्कुल सेम होता है प्रोडक्ट। आप दो शॉप से अगर लूज शुगर खरीदो, अनब्रांडेड शुगर खरीदो, तो आपको पता है, या आप दो शॉप से पेप्सी की बॉटल खरीद लो, तो आप ये तो बता सकते हो कि ये पेप्सी है, कोक नहीं है। आप पेप्सी को कोक से अलग तो कर सकते हो, लेकिन आप दो शॉप से पेप्सी खरीद के ये तो नहीं बता सकते ना कि कौन सी पेप्सी कौन सी शॉप से खरीदी गई है। शॉप की स्पेशलिटी तो नहीं थी, शॉप की स्टैंप तो कहीं नहीं लगी हुई थी, शॉप्स तो कॉमन थी, कोई कहीं से भी खरीद लो, सब जगह सेम है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है, मोस्टली अनब्रांडेड गुड्स होते हैं, क्योंकि जहां ब्रांड लग गया वहां तो स्पेशलिटी आ गई ना, वहां तो स्पेशल हो गया। तो व्हाट हैपेंस कि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल, कलर, शेप, साइज, डिजाइन, पैकेजिंग, एंड प्रोडक्ट्स आर perfect substitutes, not close substitutes. Perfect substitutes. Close substitutes brands में आते हैं, तो perfect substitutes होते हैं गुड्स। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? इसकी इंप्लीकेशन होती है यूनिफॉर्म प्राइस। अगर 40 शॉप से प्रोडक्ट बिल्कुल ही सेम है, तो फिर सेम प्रोडक्ट का किसी एक सेलर को कस्टमर एक्स्ट्रा प्राइस क्यों देगा? जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ही है और 20 और शॉप्स में मिल रहा है, मेरे पास 20 ऑप्शंस हैं, तो फिर कोई स्पेशल प्राइस क्यों एक्स्ट्रा पे करेगा एक पर्टिकुलर शॉपकीपर को? तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है, तो सारी फर्म्स को उस प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे बेचना पड़ता है। आप कितने भी किराने वाले शॉप्स होंगी, सब पेप्सी को सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, सब चिप्स को सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, सब जो उनके प्रोडक्ट्स ब्रांडेड आ रहे हैं वो सब सेम प्राइस पे बिक रहे हैं। उनको बनाने वाली कंपनी ने डिसाइड किया है, कोक ने डिसाइड किया कि हम पेप्सी से 2 रुपए महंगी बेचेंगे। ये कोक का डिसीजन था, शॉपकीपर का डिसीजन नहीं था कि 40 वाली पेप्सी में 42 में बेचूंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी। कंपनी ने बोल दिया कि हम कोक 40 की बिकेगी, हम पेप्सी 42 की बेचेंगे। ये कंपनी का डिसीजन है, क्योंकि पेप्सी के नाम पे पेप्सी 2 रुपए महंगी बिकेगी, किराने वाले की शॉप के नाम पे 2 रुपए महंगी नहीं बिकेगी। लोग पूछेंगे भाई तेरे से महंगी क्यों ले, 10 कदम पे दूसरी शॉप है, वो 40 की दे रहा है, तेरे से 42 की क्यों ले? तो बेचने वाला तो स्पेशल नहीं हुआ ना, बेचने वाली 40 शॉप थी, कोक की कंपनियां 40 थोड़ी थी, तो वो स्पेशल है, वो 4 रुपए महंगी बेच सकते हैं, कस्टमर खरीदेगा क्योंकि उनकी ऐड में रणवीर कपूर आ रहा है। बट किराने वाले कौन सी ऐड कर रहा है, उसकी स्पेशलिटी क्यों सुनेगा कस्टमर? उसको तो 40 रुपए देगा, तो हर एक को 40 में बेचनी पड़ेगी। तो यूनिफॉर्म प्राइस, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो प्राइस बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, सारी शॉप्स में सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे मिल रहा होगा। ये अगला फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। मार्केट स्ट्रक्चर इसके बेस पे भी डिसाइड होता है कि फर्म्स की एंट्री इंडस्ट्री में फ्री है, डिफिकल्ट है या रिस्ट्रिक्टेड है, कि फ्रीली फर्म्स आ जा सकती हैं, प्रॉफिट दिख रहा है तो नई फर्म एंटर करेगी कि बड़ा प्रॉफिट है यार, ये वाला बिजनेस करो, और लॉस है तो फर्म बंद करके चली जाएगी। तो फ्री है, जब मन करे बिजनेस खोल लिया, और अगर लॉस दिखा तो चले गए। तो पुरानी फर्म्स नई फर्म्स को आने और जाने से रोक नहीं सकती, या मुश्किल है एंट्री, 20 फर्म्स आना चाह रही हैं, 10 को हमने रोक दिया, 10 आ गई, या फिर एक मार्केट ऐसी होगी जहां पे हम आने नहीं देंगे, तो ये जहां पे एंट्री नहीं होगी नई फर्म्स की, बस एक फर्म है वो काम की जा रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्री एंट्री एग्जिट होती है।
इसका प्रोसेस आपको समझना है ध्यान से। 2 फ्लो है जो मैं बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स चल रहे हैं, मान लो लिमिटेड कुछ फर्म्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट चल रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट चल रहे हैं, अभी शॉर्ट में बता देता हूं। एबनॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जिसको छोड़ के आप बिजनेस चलाते रहोगे, वो नहीं मिलेगा तो भी आप बिजनेस करोगे। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो अगर नहीं मिला तो बिजनेस बंद हो जाएगा, वो मिनिमम प्रॉफिट जो चाहिए ही चाहिए, तो वो मिनिमम प्रॉफिट तो चाहिए ही, वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो अब अगर फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को देखकर नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी। एक फ्लो यहां बनेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट से, तो नई फर्म्स अट्रैक्ट हो रही हैं, नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी तो न्यू फर्म्स एंटर, नई फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर करेंगी, एंट्री होगी, एंट्री होगी तो सप्लाई बढ़ेगी। जब नई फर्म्स आएंगी तो सप्लाई तो बढ़ेगी ना, नई फर्म्स के आने से मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई तो बढ़ जाएगी जब नई फर्म्स उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू करेंगी। फिर सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो अब नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच जाएगी फर्म। हुआ क्या, ये प्रोसेस में एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि आप 10 रुपए में प्रोडक्ट को बेचते तो उसमें नॉर्मल प्रॉफिट था 1 रुपी, आपने 12 में बेचा तो 10 के ऊपर 2 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाया। आप 12 में बेच रहे थे, वो 2 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट था। एक नई फर्म मार्केट में आई, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी, प्राइस गिरा। जब प्राइस गिरेगा, कोई चीज मार्केट में ज्यादा हो जाती है तो सस्ती होती है ना वो, तो सप्लाई बढ़ गई, प्राइस गिरा, प्राइस 12 से 11 हो गया, कोई बात नहीं, प्राइस 11 हो गया, अभी भी नॉर्मल प्रॉफिट 1 रुपी तो है, पहले 2 रुपए था, 1 रुपी है। तो नई फर्म और एंटर करेगी, नई फर्म एंटर करेगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस 11 से 10.50 हो जाएगा, 10.5 रुपए रह गया, प्राइस और गिरा, अभी भी 50 पैसे अब नॉर्मल प्रॉफिट तो है। नई फर्म फिर एंटर करेगी और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि वो प्राइस 10 रुपए पे नहीं आ जाएगा, जब तक प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट पे नहीं रह जाएगा। सेकंड साइड का फ्लो है कि अब हम जब प्राइस 10 से कम हो गया, कम भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक सुबह उठते ही फर्म को पता लगेगा कि आज तो बड़ी ज्यादा रोशनी है, आज तो बड़ा नॉर्मल से प्रॉफिट आ गया, अब रुक जाओ, नहीं। प्रॉफिट कैलकुलेट होते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, टाइम लगता है, लॉसेस का पता लगता है। तो प्राइस 10 से भी नीचे आ गया, फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट से चली थी, प्राइस गिरते गिरते नई फर्म्स के एंटर होते होते नॉर्मल प्रॉफिट से भी नीचे लॉस आ गई, लॉस। अब लॉस के बाद क्या होगा कि जब प्रॉफिट था तो फर्म्स एंटर हुई थी, अब लॉस है तो फर्म्स एग्जिट करेंगी। जो फर्म्स उस लॉस को नहीं झेल पाएंगी वो एग्जिट करेंगी। फर्म्स के आने से सप्लाई बढ़ रही थी, फर्म्स के जाने से सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई डिक्रीजेस। तो फर्म्स के जाने से सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा, और प्राइस बढ़ेगा। अगर 10 रुपीज के अंदर 1 रुपी नॉर्मल प्रॉफिट था तो प्राइस नीचे आ गया, लॉस में आ गई फर्म। तो व्हाट हैपेंस कि फर्म के जाने से जब प्राइस बढ़ा, 9 रुपीज प्राइस हो गया था, 9 से 9.50 हो गया, अभी भी लॉस है, अभी भी पैसे कवर नहीं हो रहे पूरे, ये 1 रुपी तो कमाना ही कमाना है, तो 50 पैसे कमा रही है फर्म। तो फर्म उस लॉस को नहीं झेल पा रही तो फर्म एग्जिट हुई, सप्लाई और कम हो गई, प्राइस और बढ़ गया, अब प्राइस 10 रुपीज हो गया। अब फर्म एग्जिट नहीं करेगी क्योंकि अब वो एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट तो कमा रही है, तो फिर से फर्म लॉस खत्म होके भी नॉर्मल प्रॉफिट पर आ गई। ये 2 फ्लो थे जहां पर फर्म इस एडजस्टमेंट को होने में लॉन्ग रन आता है। शॉर्ट रन में कुछ टाइम के लिए फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएगी, फर्म लॉस भी सफर करेगी, लेकिन लॉन्ग रन में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी जब ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी इंप्लीकेशन क्या होती है वो बताता हूं मैं। दीज आर द 2 फ्लोज विच यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। इसकी इंप्लीकेशन ये होगी कि फर्म लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी। अगर वो अब नॉर्मल प्रॉफिट पर होगी तो भी नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगी, अगर वो लॉस पर होगी तो भी नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगी। तो लॉन्ग रन में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी, और जो एडजस्टमेंट होगी वो मैंने समझा दी। ये 3 मेन फीचर थे परफेक्ट कंपटीशन के। पहला था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दूसरा था होमोजीनियस प्रोडक्ट, तीसरा था फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। आगे के 3-4 फीचर्स और पढ़ेंगे हम, वो दीज आर क्वाइट स्मॉल। सो ये 3 फीचर बड़े इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एवरी सिंगल फीचर कैन कम अलोन, अकेला फीचर आ सकता है एक्सप्लेन करने को इन 3 मार्क्स. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द रिमेनिंग फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बाकी फीचर्स हैं, दीज आर क्वाइट स्मॉल, तो एक साथ इनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज परफेक्ट नॉलेज टू बायर्स एंड सेलर्स. बायर्स और सेलर्स को मार्केट कंडीशंस की पूरी नॉलेज होती है. बायर्स को गुड्स की अवेलेबिलिटी की नॉलेज होती है, तो सेलर उसको बेवकूफ नहीं बना सकता कि ये प्रोडक्ट शॉर्ट है तो आप इसके ज्यादा पैसे देके जाओ. तो बायर को पूरी नॉलेज होती है प्राइसेस की, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की. सेलर को भी पूरी नॉलेज होती है. तो व्हाट हैपेंस कि बायर्स एंड सेलर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड. एक्चुअली वर्ड ही है परफेक्ट कंपटीशन. तो कड़ी टक्कर तो तभी होगी जब दो कंटेस्टेंट जो हैं जो उस टक्कर को लड़ रहे हैं वो अच्छे से तैयार होंगे. तो तैयारी का मतलब है कोई भी वीक नहीं है. तो वीक नहीं है तो नॉलेज से स्ट्रांग बन रहे हैं दोनों. तो दोनों को परफेक्ट नॉलेज है. परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस टू बायर्स एंड सेलर्स. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. परफेक्ट कंपटीशन तो तभी होगा जब नई फर्म्स की एंट्री फ्री होगी, और नई फर्म्स फ्रीली एंटर तभी कर पाएंगी जब उनको फैक्टर्स इजीली मिलेंगे. फैक्टर्स के मूवमेंट में कोई बैरियर नहीं है. आपकी फर्म है, आपने लेबर लगा रखी है और आप अपनी लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया आपने उनको कि 5 साल आप हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाओगे, और वो लेबर बड़ी स्पेशलाइज्ड है. तो नई फर्म आएगी कैसे? परफेक्ट कंपटीशन होगा कैसे जब उस फर्म को लेबर ही नहीं मिलेगी? आपने बांध लिया लेबर को, तो वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं है. कंपटीशन तो हुआ ही नहीं ना, आपने नई फर्म को आने नहीं दिया. ऐसा इस मार्केट में नहीं होता. यहां फ्री एंट्री, फ्री मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की, कि फैक्टर्स को अगर वहां ज्यादा सैलरी मिलेगी तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप रोक नहीं सकते. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर तब होगी कड़ी टक्कर. अब देखते हैं. तो लेबर की बात नहीं है, कोई भी फैक्टर्स तो वो फ्रीली मोबाइल होते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं होती. अगर दूसरी फर्म ज्यादा सैलरी देगी तो वो वहां मूव कर जाएंगे, जहां उन्हें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा वहां वो काम करेंगे. तो फैक्टर्स दूसरी फर्म्स को इजीली मिल जाएंगे तो वो फर्म इजीली एंटर कर पाएगी. दैट इज द रीजन बिहाइंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इमरजेंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. देन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए. इट मीन्स कि एक प्रोड्यूसर कहीं भी अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और एक बायर कहीं से भी अपने प्रोडक्ट को खरीद सकता है. अगर एक शॉप उसके पे जाने का उसको खर्चा नहीं पड़ रहा और दूसरी शॉप बड़ी दूर है उस पहुंच जाने का खर्चा पड़ रहा है, तो कंपटीशन कैसे होगा? जो दूर होगी वो हमेशा लॉस में रहेगी. तो परफेक्ट कंपटीशन तो जो आपके एरिया में 40 शॉप्स है उनमें है परफेक्ट कंपटीशन. तो आप किसी भी शॉप से खरीद लोगे. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तो होगी कड़ी टक्कर, तो होगा परफेक्ट कंपटीशन. सेलिंग कॉस्ट नहीं होती. सेलिंग कॉस्ट हर वो कॉस्ट होती है जो सेल्स को बढ़ाने के लिए करते हैं. एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेल्स की टीम रखते हैं, मार्केटिंग करते हैं. लेकिन परफेक्ट कंपटीशन वाला ऐड करेगा किस चीज की? अभी तो हमने कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, तो वो कैसे बोलेगा कि जो पेप्सी मेरी शॉप पे मिल रही है वो स्पेशल है? वो अपनी पेप्सी की ऐड करेगा. पेप्सी की ऐड तो पेप्सी वाले करेंगे. वो ये बोलेंगे कि हमारी पेप्सी कोक से बेटर है, तो कस्टमर मानेगा. लेकिन शॉप वाला ये कैसे बोलेगा कि वो पेप्सी जो मेरी शॉप पे मिल रही है वो उस पेप्सी से डिफरेंट है जो दूसरी शॉप पे मिल रही है? कैसे बोलेगा? वो सेम प्रोडक्ट है बिल्कुल. तो सेलिंग कॉस्ट वो ऐड करेगा किस चीज की? कैसे वो ऐड करेगा? तो ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सेलिंग कॉस्ट नहीं होती क्योंकि सबका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है. देन कम्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज फर्म सेल्स एवरी यूनिट एट सेम प्राइस. क्योंकि फर्म का प्राइस पे तो कंट्रोल ही नहीं है ना. तो कंट्रोल नहीं है तो ऐसा बनेगा डिमांड कर्व. ये होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. ये क्यूडी, ये प्राइस और एक P1. इस गिवन प्राइस पर सारी डिमांड होगी. तो व्हाट हैपेंस कि प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी 1 2 3 4 5, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है परफेक्ट कंपटीशन में. ये हमने रेवेन्यू में भी देखा है. तो ये परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स थे जो हमने कंप्लीट किए. पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे: लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स. अगर हम प्राइस कंट्रोल की बात करें, उसे अलग एक फीचर बनाएं, तो फर्म का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है. पढ़ा हमने. जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, इतने सारे सेलर हैं, तो उसी पॉइंट में हमने बता दिया कि कोई सेलर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता. तो किसी फर्म का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, किसी बायर का भी नहीं है. बट हमें सेलर को ज्यादा एम्फेसिस करना है. तो दीज वर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. सेकेंड फॉर्म ऑफ मार्केट है जो परफेक्ट कंपटीशन से बिल्कुल इनवर्स है. वहां पे इतने सारे सेलर थे कि किसी सेलर का कोई कंट्रोल नहीं था. जैसे चिप्स बिक रही है तो 40 शॉप्स हैं. ये बिल्कुल उल्टा है. ये इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है कि पूरी दिल्ली में आधी दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी टाटा वाले दे रहे हैं. तो अगर अपने एरिया की बात करें तो आपके एरिया के हर घर में टाटा वाले अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो उनकी मोनोपोली है. मोनो मीन सिंगल.
मोनोपोली मीन सिंगल सेलर, अकेला सेलर है। तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन से। इसका पहला फीचर है सिंगल सेलर। वहां पे था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जहां पे बायर्स तो बहुत सारे होंगे बट सिंगल सेलर होगा। और आई टोल्ड यू कि मार्केट को अभी हम सेलर के बेस पे स्टडी कर रहे हैं, तो सिंगल सेलर लिखा हमने। तो वहां था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो किसी सेलर के पास इतना मार्केट शेयर नहीं था कि वो प्राइस को अफेक्ट कर पाए। सब कुछ उल्टा कर दो, यहां पे अकेला सेलर है और सारी सप्लाई उसके कंट्रोल में है, 100% सप्लाई वही दे रहा है, तो सारी सप्लाई उसके कंट्रोल में है। उसके पास मार्केट सप्लाई का इतना बड़ा शेयर है कि वो अगर सप्लाई कम या ज्यादा कर दे तो मार्केट में उथल पुथल हो जाएगी। अगर उसने मार्केट सप्लाई कम कर दी तो प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप कर सकता है बड़ी इजीली, तो उसका प्राइस पे कंट्रोल है। तो बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन के लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स से अपोजिट है सब कुछ। सिंगल सेलर है, सारी सप्लाई उसके कंट्रोल में है। तो इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? इसकी इंप्लीकेशन होगी कि फर्म इज बोथ प्राइस मेकर एंड टेकर, कि फर्म प्राइस मेकर भी होगी, फर्म प्राइस टेकर भी होगी, क्योंकि फर्म ही इंडस्ट्री है। एक ही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, सारी सप्लाई वही दे रही है, तो वही इंडस्ट्री है। 4 फर्म तो है ही नहीं, 2 फर्म तो है ही नहीं। तो फर्म इज बोथ प्राइस मेकर एंड टेकर। फर्म ही प्राइस मेक करेगी, फर्म ही डिसाइड करेगी और फर्म ही उसको टेक करेगी, एक्सेप्ट करेगी। मोनोपोली में कितना भी प्राइस चार्ज कर लो, लेकिन रोकेगा कौन? लॉ और गवर्नमेंट रोकती है, कॉम्पिटिटर नहीं रोकते, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो होता ही नहीं ना। मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, तो कॉम्पिटिटर नहीं रोकते। कौन रोकता है? गवर्नमेंट और लॉ। किस लिए रोकते हैं? वेलफेयर के लिए। तो व्हाट हैपेंस कि मोनोपोली में फर्म ही इंडस्ट्री होती है, तो फर्म इज बोथ प्राइस मेकर एंड टेकर। ये मोनोपोली का पहला फीचर था, सिंगल सेलर। का नेक्स्ट फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली में हमने पढ़ा कि सिंगल सेलर होता है, तो अगर सिंगल सेलर है तो अकेला ही सेलर होगा ना, फिर उसी का प्रोडक्ट होगा मार्केट में, फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अब सब्स्टिट्यूट 2 तरह के होते हैं, एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो हो ही नहीं सकता कि उसके जैसे ही प्रोडक्ट एक और मार्केट में मिल रहा, तो फिर उसकी मोनोपोली कैसे होगी? तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो होगा ही नहीं, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। उसके जैसा मिलता जुलता थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट भी नहीं होगा मार्केट में, बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा होगा। टाटा की कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में प्रोवाइड कराती है, जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका कोई एक परमानेंट सब्स्टिट्यूट हमें नहीं मिल सकता। इन्वर्टर है बट कितने दिन? आप टाटा से इलेक्ट्रिसिटी लो ही मत, इन्वर्टर पे लाइफ चल सकती है, कितने दिन चलेगी? नहीं चल सकती। जनरेटर पर बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो व्हाट हैपेंस कि मोनोपोली की फर्म, मोनोपोली के मार्केट स्ट्रक्चर में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो छोड़ ही दो, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली की फर्म अकेले उस प्रोडक्ट को बेच रही होती है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में हमने बोला था होमोजीनियस प्रोडक्ट, बड़ी सारी फर्म्स हैं और सारे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहां से दोनों बातें उल्टी हो गई। वहां बड़ी सारी फर्म्स थी, यहां एक ही फर्म है, वो सारे सेम प्रोडक्ट बेच रहे थे। मतलब एक प्रोडक्ट अगर एक फर्म बेच रही है तो उसके बड़े सारे सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बड़े सारे शॉप्स में मिल रहे हैं। और यहां उल्टा है, एक फर्म अगर एक प्रोडक्ट बेच रही है तो उसके जैसा सेम तो छोड़ दो, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा मार्केट में। ये होता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इन मोनोपोली। ये सेकंड फीचर था मोनोपोली का। ये मोनोपोली का नेक्स्ट फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर आप पूरी मार्केट में अकेले फर्म हो तो क्या आप चाहोगे कि आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर आए, आपकी सेल को डिवाइड कर ले और आपके प्रॉफिट को शेयर कर ले? नहीं चाहोगे आप नहीं आने दोगे नई फर्म को। तो एंट्री बैरियर्स लगाई जाती हैं। बैरियर कोई यहां पे पुलिस वाले नहीं, पुलिस वालों का बैरियर नहीं है कि कार सामने एंटर ही नहीं हो पाएगी, फिजिकल एंट्री की बात नहीं हो रही यहां पर, कोई एक रुकावट नहीं। कुछ ऐसी चीजें मार्केट में, ऐसे सिनेरियो क्रिएट करने हैं कि नई फर्म उसको वहां पर सर्वाइव ही ना कर पाए, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स। तो मोनोपोली की फर्म नई फर्म को एंटर ही नहीं करने देती। और इसकी एक चेन परफेक्ट कंपटीशन में आई हैव एक्सप्लेन्ड कि परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है कि आप नई फर्म को आने से रोक नहीं सकते। कैसे रोकेंगे? प्राइस गिराकर। अगर प्राइस कम हो जाएगा
तो प्रॉफिट कम होगा और उस कम प्रॉफिट पे नई फर्म सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो वो नहीं खोलेगी उस बिजनेस को। ये परफेक्ट कंपटीशन की फर्म्स तो नहीं कर पाती, लेकिन मोनोपोली की फर्म कर पाती है, क्योंकि प्राइस को गिराने के लिए और बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका मार्केट सप्लाई में एक बड़ा शेयर होना चाहिए, और यहां तो सारा सप्लाई का शेयर ही एक ही फर्म के पास है। तो व्हाट हैपेंस कि मोनोपोली फर्म में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, सारी सप्लाई उसके कंट्रोल में है, वो प्राइस को काफी गिरा सकते हैं जिससे प्रॉफिट कम होगा। अब आप बोलोगे सर उस फर्म का प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा जो ऑलरेडी प्राइस गिरा रही है, जो मोनोपोली की फर्म है, लेकिन वो बहुत साल प्रॉफिट कमा चुकी है। वो 20 करोड़ के प्लांट में 16 करोड़ कवर अप कर चुकी है प्रोडक्ट बेच के। नई फर्म ने आना है, उसने अभी 20 करोड़ का प्रॉफिट प्लांट जो लगाएंगे उसकी फिक्स कॉस्ट को कवर करना है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो उसी कॉस्ट की कवर होने में और कई ज्यादा साल लगेंगे। मोनोपोली की फर्म कवर कर चुकी है, वो झेल सकती है, वो थोड़े से लॉस को झेल सकती है। तो मोनोपोली की फर्म नई फर्म को आने से रोकती है प्राइस गिराकर। ये एक फैक्टर है, प्राइस गिराना एक फैक्टर है, और बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। हम नई फर्म को कैसे रोकते हैं? अगर टॉप मैनेजमेंट इंटेलेक्चुअल जो एक एसेट होता है लोगों के पास, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को सक्सेसफुल बनाता है, तो जो टीम होती है मैनेजमेंट टीम वो सक्सेसफुल करती है, तो क्या होता है कि जो मोनोपोली की फर्म है, अगर बाकी फर्म्स एंटर करना चाह रही हैं उस मार्केट उस इंडस्ट्री में, अपना बिजनेस खोलना चाह रही है, तो मोनोपोली की फर्म क्या करती है, जो मार्केट के टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, जिनके पास ब्रेन है, जो बड़े बड़े नाम है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को सक्सेसफुल बनाया है, या जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनको बड़ी बड़ी सैलरियां देके हायर कर लेती हैं। तो नई फर्म्स को तो वो मैनेजमेंट के लोग मिलेंगे ही नहीं ना, तो उनकी कंपनियां चलेंगी कैसे? तो ये भी एक तरीका है नई फर्म्स को एंटर ना करने देने का। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? इसकी इंप्लीकेशन ये होगी कि मोनोपोली की फर्म लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में जब हमने कंसीडर किया कि फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो नई फर्म्स की एंट्री से एबनॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो गया, प्राइस गिरा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो गया। लेकिन यहां तो फर्म नहीं एंटर ही नहीं कर रही। जब मेरे सामने कोई फर्म आएगी नहीं, तो वो नहीं आएगी तो मेरी सेल भी डिवाइड नहीं होगी, मेरा प्रॉफिट भी कम नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट कम नहीं होगा तो मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता रहूंगा। तो मोनोपोली की फर्म लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। और अगर आप मार्केट में अकेली फर्म हो और आप एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बिजनेस। तो मोनोपोली की फर्म लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। ये इंप्लीकेशन है इस पॉइंट की कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि नई फर्म्स की एंट्री ही नहीं होती तो एग्जिट का तो सवाल ही नहीं है। और ये एंट्री रिस्ट्रिक्ट कैसे की जाती है ये भी मैंने आपको बताया कि मोनोपोली की फर्म प्राइस को गिरा देती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो नई फर्म इंटरेस्टेड नहीं होती आने में। और अदर वे मैंने बताया कि टॉप मैनेजमेंट को हायर कर लो आप। अगर मार्केट में उनको एग्जीक्यूटिव्स ही नहीं मिलेंगे, उनको मैनेजमेंट के लोग ही नहीं मिलेंगे, तो वो कंपनियां काम करेंगी कैसे? देयर आर वेरियस वेज। सो ये एक और फीचर था मोनोपोली का, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये मोनोपोली का नेक्स्ट फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली की फर्म मार्केट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है और उसके सब सेक्शंस में, छोटी छोटी मार्केट्स में अलग अलग मार्केट बना देती है, और उनमें अलग अलग प्राइस पे सेम प्रोडक्ट को बेचती है। सेम कंपनी बेच रही है, सेम प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन अलग अलग प्राइस पे बेच रही है। किसी को वही प्रोडक्ट वो सस्ते में दे रहे हैं, किसी को वही प्रोडक्ट वो महंगे में दे रहे हैं। और ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से नहीं होती कि एक जगह, जैसे मार्केट है, एक दिल्ली की मार्केट होगी, एक बॉम्बे की होगी, अलग अलग स्टेट्स हैं सपोज, तो उनका प्लांट है प्रोडक्शन करने का अलग अलग जगह, तो एक जगह कॉस्ट कम पड़ती है, एक जगह कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। तो अगर एक जगह वो 10 की बना के 15 में बेच रहे हैं और दूसरी जगह वही फर्म, मोनोपोली की फर्म, उसको कॉस्ट पड़ रही है 18 और वो 25 में बेच रहे हैं, तो यहां वो बेच रहे हैं 15 में, यहां बेच रहे हैं 25 में, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट जहां पे महंगा बनेगा वह महंगा ही बिकेगा ना। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होती जब यहां भी 10 का बनता, यहां भी 10 का बनता, लेकिन यहां तो 15 में बेच रहे हैं, यहां 21 में बेच रहे हैं। अगर सेम कॉस्ट पे बनने वाले प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पर बेचेंगे अलग अलग मार्केट्स में, उसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
और ये करती है मोनोपोली की फर्म, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और ये अलग अलग वेज में होती है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन पर्सन टू पर्सन हो सकती है। अगर एक एरिया में एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है तो वो रिच से ज्यादा और पुअर से कम चार्ज कर सकता है। ये यूज के बेस पर भी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी टाटा वाले दे रहे हैं तो वो डोमेस्टिक यूज के लिए सस्ती देते हैं, पर यूनिट चार्ज कम है, और कमर्शियल यूज के लिए ज्यादा चार्ज करते हैं। तो यूज बेस भी होता है, पर्सन बेस भी होता है, प्लेस टू प्लेस भी होता है। प्लेस टू प्लेस में क्या होता है कि अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है कि स्टेट में इतने की है, स्टेट में इतने की है। प्लेस टू प्लेस भी कंपनी अलग अलग चार्ज करती है। तो डिस्क्रिमिनेशन प्लेस के बेस पर भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, और यूज बेस भी हो सकता है। यूज बेस में इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, और ट्रैवलिंग में से रेलवेज है तो वो सीनियर सिटीजन को लो चार्जेस पे ट्रैवल करवाते हैं। दिस इज ऑल्सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम ही ट्रेन तो है, सेम ट्रेन में ही दो लोग जा रहे हैं, एक 60 से लो है, एक 60 से अबव है, तो दोनों को अलग अलग चार्ज हो रहा है। दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और ये मोनोपोली में होता है। ये नेक्स्ट फीचर है मोनोपोली का कि मोनोपोली की फर्म प्राइस मेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेक करती थी। वो किससे? इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई से फिक्स होता था। बट यहां तो फर्म खुद ही इंडस्ट्री है, फर्म इज इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो फर्म प्राइस मेकर है, टेकर भी है, तो फर्म इज इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो जो मोनोपोली की फर्म है वो प्राइस मेकर और टेकर बोथ है। तो वी विल से कि इट इज प्राइस मेकर, क्योंकि वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है पूरी। ये मोनोपोली के फीचर्स थे जो एक्सप्लेन किए मैंने। सो फ्रॉम द बुक और फ्रॉम द नोट्स यू विल लर्न इट, विल गेट द थ्योरी एंड लर्निंग मटेरियल। सो ये मोनोपोली के फीचर्स थे, परफेक्ट कंपटीशन से जस्ट अपोजिट थे। और हम एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं, वो भी करेंगे। डिमांड कर्व बनाना, हमें रेवेन्यू कर्व्स बनाने हैं। तो मोनोपोली का डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। लेट अस डिस्कस द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली। नेगेटिव स्लोप होता है, और नेगेटिव स्लोप होने का मतलब है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगी, और प्राइस गिरेगा, डिमांड बढ़ेगी। और हमने एक बात पढ़ी कि एयर कर्व ही डिमांड कर्व होता है इन ऑल द मार्केट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट। जो एयर कर्व है वही डिमांड कर्व होगा, क्योंकि जब डिमांड कर्व बनाते हैं तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं। जब रिवेन्यू कर्व बनाते हैं तो एआर और क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं। तो अगर आप प्राइस और क्यूडी दिखाओगे, आप एआर और क्वांटिटी दिखाओगे, क्वांटिटी 1 2 3 4, क्वांटिटी 1 2 3 4, आप रिवेन्यू भी क्वांटिटी 1 2 3 4 पे दिखाओगे, क्वांटिटी डिमांडेड भी 1 2 3 4। क्वांटिटी सेम होती है, और किसी भी मार्केट में प्राइस और एआर हमेशा सेम होते हैं। रिवेन्यू में पढ़ाइए तो सेम ही तो कर्व होगा। जब ये फिगर इसके इक्वल है, ये वाली फिगर इसके इक्वल है, तो सेम कर्व तो बनेगा। तो फर्म का एयर कर्व ही डिमांड कर्व होता है। और क्यों होता है उसे देखेंगे हम, कि क्वांटिटी 1 2 3 4 5 और प्राइस 10 9 8 7 6। आप बोलोगे सर उसकी तो मोनोपोली है, वो तो अकेली फर्म है, वो प्राइस क्यों गिरा रही है? वो प्राइस गिरा कर ज्यादा बेच रही है। पहले तो ये टैगलाइन आपने लर्न करनी है कि मोनोपोली में क्या होता है। फर्म सेल्स मोर बाय लोअरिंग द प्राइस, फर्म सेल्स मोर बाय लोअरिंग द प्राइस। इसको आपने लर्न करना है, क्योंकि परफेक्ट में ये लाइन थी फर्म सेल्स ऑल द यूनिट्स एट सेम प्राइस। इसमें है फर्म सेल्स मोर बाय लोअरिंग द प्राइस। अब आप बोलोगे सर वो प्राइस क्यों गिरा रहे हैं? वो प्राइस गिरा के ज्यादा बेच रहे हैं। गॉट इट? अगर उल्टा पड़े टेबल को तो प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम नहीं हो रही। अगर इस टेबल को उल्टा बनाए, ऐसे 6 7 8 9 10 ऐसे प्राइस को ऊपर से लिखें तो क्वांटिटी 5 4 3 2 1 हो जाएगी। कि जैसे वो प्राइस बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी गिर रही है, क्योंकि मोनोपोली फर्म के पास ये पावर तो है कि अगर कस्टमर खरीदेगा तो उसी से खरीदेगा, और तो कोई फर्म ही नहीं है। लेकिन ये पावर तो नहीं है ना कि कस्टमर को मार के घेर के उसको खरीद के ही जाएगा। वो उसको सामान हम बेचेंगे, नहीं खरीदता वो।
टाटा वाले इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, दैट इज ओके, मैं कहीं और से इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं करता मैं यूज। है एक फैमिली जो कहती है कि हम तो 160 यूनिट यूज करेंगे, हम तो नहीं भरेंगे बिल, फ्री है 200 यूनिट, हम तो नहीं करते। अब टाटा वाले जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, वो ये तो कह सकते हैं कि हमसे ही लो और किसी से मत लो, नहीं ले सकता कस्टमर। लेकिन वो ये तो नहीं कह सकते कि आप 500 यूनिट से कम क्यों यूज कर रहे हो, 500 यूनिट ही खरीद यूज करो, 500 यूनिट का बिल तो हमें दो। नहीं खरीदता कस्टमर, तो नहीं खरीदता, इसलिए फर्म को प्राइस गिराना पड़ता है। मोनोपोली की फर्म है, कस्टमर किसी और से नहीं खरीदेगा, दैट इज ओके, यहां मोनोपोली की फर्म जीत जाएगी। लेकिन अगर कस्टमर ने खरीदना ही बंद कर दिया, फिर तो फर्म को लॉस होगा ना। इसलिए फर्म प्राइस गिरा के ज्यादा बेचती है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, फर्म सेल्स मोर बाय लोअरिंग द प्राइस। और अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो डिमांड कर्व ऐसा बनेगा, फॉलिंग, ये नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व बनेगा, यहां क्यूडी और यहां प्राइस, आप एआरपी कह सकते हो। तो ये रिवेन्यू कर्व भी है। अब सिर्फ डिमांड कर्व कह लो या रिवेन्यू एआर कर्व कह लो, नेगेटिव स्लोप कर्व है। और क्यों है नेगेटिव स्लोप? फर्म सेल्स मोर बाय लोअरिंग द प्राइस। और फर्म को प्राइस क्यों गिराना पड़ता है? वी अंडरस्टैंड बेटर, आई हैव एक्सप्लेन्ड। सो व्हाट हैपेंस, बट एक बात और आपको ध्यान रखनी है, शॉर्ट में बता देता हूं, बट आगे कंपेयर करेंगे। मोनोपोली का नेगेटिव स्लोप होता है, मोनोपोलिस्टिक का भी नेगेटिव स्लोप होता है, बट ये ज्यादा स्टीप है, वो ज्यादा फ्लैट होता है, वो थोड़ा सा और फ्लैटर बनेगा, फ्लैटर। सो दिस वाज द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली। अब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को स्टडी करेंगे। ये तीसरी मार्केट फॉर्म है। ये वो बीच वाला एग्जांपल है जिसमें मोनोपोली और परफेक्ट दोनों के फीचर होंगे। परफेक्ट में फर्म बिल्कुल वीक थी, कोई एक फर्म के पास हल्की सी भी पावर नहीं थी कि वो प्राइस को चेंज कर पाए। मोनोपोली में सारी पावर थी, मोनोपोली में तो फर्म राजा थी। यहां पे फर्म में मोनोपोली वाली स्ट्रेंथ भी होगी, डरना नहीं है, बढ़ा दो प्राइस, कस्टमर हमारा ही प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन डरना भी है, वीक भी हम, क्योंकि सामने 4 फर्म तो हैं। मारुति है, अपनी कार का प्राइस 10,000 बढ़ा देंगे तो डरेंगे नहीं। उनको पता मारुति का कस्टमर 20 साल से मारुति खरीद रहा है, अगली भी मारुति खरीदेगा, और ये सच भी है। लेकिन अगर वो 60,000 बढ़ा देंगे तो मोनोपोली नहीं है कि और कोई कार ही नहीं मिलेगी उसे। जब इतनी महंगी हो जाएगी तो वो सोच लेगा, चल यार इतनी महंगी जब खरीदनी है तो नई पे विचार कर लेते हैं। तो कंपटीशन है भी, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा डरने की बात भी नहीं है। तो थोड़ी पावर है, थोड़ी वीकनेस भी है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट इज ब्रांड। अगर 5-6 फर्म्स हैं तो आप इतने वीक नहीं हो कि आपको इंपैक्ट ही नहीं है मार्केट में। इंपैक्ट तो है, कस्टमर आपकी ऐड को याद रखता है, आप ऐड करते हो तो कस्टमर ब्रांड को याद रखता है, कस्टमर को याद होता है कि आपके ब्रांड की ऐड में शाहरुख खान आया था, तो वो खरीदता है। वो रूरल एरिया के अंदर जहां 8 घंटे लाइट नहीं आती, वहां पे 14 इंच के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर जब मैच चल रहा होता है तो सनसिल्क के शैम्पू, 1 रुपए का शैम्पू का सैशे मिल रहा है, उसकी ऐड में जब ऋतिक रोशन आता है तो लोगों को याद रहता है, लोग उस ऐड को याद रखते हैं और खरीदने जाते हैं। 14 इंच का टीवी, अखबार उन्हें पढ़नी नहीं आती, लेकिन मैच की ऐड में ऋतिक रोशन को याद रखते हैं। दैट इज ब्रांड। तो इसलिए फर्म को डरना नहीं पड़ता। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डरेंगे, बहुत ही ज्यादा प्राइस बढ़ा देंगे तो कंपटीशन तो है। फिर अगर 1 रुपए का सैशे 2 रुपए में बेचेंगे तो फिर तो 150 में तो और कंपनियां बेच रही हैं फिर। तो ये ब्रांड की स्टोरी है, जहां पे ब्रांड थोड़ा स्ट्रांग भी है, थोड़ा वीक भी है, थोड़ा कंपटीशन भी फेस कर रहा है, लेकिन उसका नाम भी है मार्केट में, वो थोड़ा सा महंगा बेचेगा तो भी कस्टमर खरीदेगा। तो ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स पहला फीचर है इसका। ये ब्रांड वाली मार्केट डिस्कस हो रही है। तो इसके एग्जांपल्स में कोई भी ब्रांडेड गुड्स, कोई भी नाम ले दोगे आप, मोनोपोलिस्टिक होगा, क्योंकि ब्रांड्स तो लिमिटेड ही होते हैं। लिमिटेड बहुत कम नहीं कह रहा मैं, हेडिंग तो ये है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो सेलर्स ज्यादा तो हैं, बट नॉट एज लार्ज एज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बराबर इतने सेलर नहीं है कि कोई सेलर का पता ही नहीं है। किराने की शॉप है, 40 है, किसी कोई अकेला फेमस नहीं है, अपने बेचने की कैटेगरी में फेमस नहीं है, यहां पे फेमस हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट नॉट एज लार्ज एज परफेक्ट कंपटीशन। तो एक बात बड़ी सिंपल सी मैंने आपको समझाई, याद कराई, इसे हमेशा याद रखना। मार्केट में जितने कम सेलर उतना ज्यादा प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो जितने सेलर थोड़े से कम हो गए, परफेक्ट से थोड़े कम हो गए, यहां तो ब्रांड्स है ना, परफेक्ट के जितने सेलर्स तो नहीं है, तो यहां तो रिकग्निशन है, तो यहां का प्रॉफिट परफेक्ट से तो ज्यादा होगा, लेकिन मोनोपोली से कम होगा, क्योंकि मोनोपोली के जितना प्रॉफिट तो नहीं है, अकेला सेलर तो नहीं है पूरी मार्केट में। तो यहां पर प्रॉफिट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन
की फर्म्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा क्योंकि हम ब्रांड है। तो ये पहला फीचर था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सेकंड फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैंने बोला था मार्केट स्ट्रक्चर तो इसी बेस पे डिसाइड होती है कि प्रोडक्ट कैसा है, सेलर्स कितने हैं और एंट्री एग्जिट कैसा है। तो यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। फर्क है दो बातों में। डिफरेंट का मतलब है कि एक फर्म कोल्ड ड्रिंक बना रही है, दूसरी फर्म शूज बना रही है, तो कोल्ड ड्रिंक और शूज तो डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए ना, कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये थोड़ी है कि जो कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदेगा वो शूज खरीद लेगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएटेड है, पैसिव वॉइस है, कर दिए गए, डिफरेंट है नहीं, डिफरेंट कर दिए गए। कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट? कैसे करूंगा मैं अपनी टीचिंग को डिफरेंट? कुछ स्पेशलिटी तो मैं दिखाऊंगा ना, कोई क्वालिटी तो आपको हिट होगी ना, उसके एक्स्ट्रा प्राइस दोगे ना। तो स्पेशलिटी दिखाने के लिए ब्रांड बनाना पड़ता है, और ब्रांड कैसे बनता है? किसी क्वालिटी के बेस पर ऐड की जाती है, कस्टमर को समझाया जाता है। आप ऐड देखते हो टीवी में तो हर प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी को बता रहा होता है ना, तभी तो आपके ब्रेन में सेट होता है कि हाँ यार इस प्रोडक्ट में ये स्पेशलिटी तो है, तभी हम खरीद के लाते हैं। टाटा की टी लीव्स है तो उनकी पैकेजिंग इतनी जबरदस्त है। ताज की टी लीव्स आप खरीदोगे तो उसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल पैक रहेगी, उनकी पैकिंग इतनी जबरदस्त होती है। एक स्पेशल कंटेनर में पैक होती है वो, तो उसकी फ्रेग्रेंस मेंटेन रहती है। इसी बात के आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो। मारुति की गाड़ियां लोग खरीदते हैं, 15 साल एक गाड़ी चलाएंगे फिर दोबारा मारुति खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? सस्ती पड़ती है, फीचर्स ज्यादा देती है, माइलेज अच्छी है, पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं, तो लाइफ इजी होती है, तो लोग लॉयल हो जाते हैं, तो ब्रांड बनता है। तो व्हाट हैपेंस कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है किसी बेसिस पे। मारुति ने बोला कि नहीं हमारी कार हिंडई से डिफरेंट है, टाटा ने बोला कि हमारी टी लीव्स अलग है, दूसरी कंपनी से अलग है, माना आपने उस बात को। तो किस बेस पे अलग किया? कलर के बेस पर, शेप के बेस पर, डिजाइन के बेस पर, साइज के बेस पर, पैकेजिंग के बेस पर और सर्विस के बेस पर। इनमें से किसी भी बेसिस पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाती है कि हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, बाकियों से बहुत अलग है। कुछ भी, कोई भी चीज को उठाकर वो अपने प्रोडक्ट को स्पेशल बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंट कर दिया जाता है, डिफरेंट होता नहीं है। कार ही बेच रहे हैं, हुंडई वाले भी, मारुति वाले भी, बेच तो कार ही रहे हैं ना। चाय पत्ती बेच रहे हैं ना टाटा वाले भी और दूसरी कंपनियां भी, तो प्रोडक्ट तो सेम है, डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है प्रोडक्ट को अलग कर दिया जाता है किसी फीचर के बेस पर, और वो फीचर कलर हो सकता है, शेप, डिजाइन, पैकेजिंग, साइज, कुछ भी हो सकता है। एंड प्रोडक्ट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होते हैं, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्लोज का मतलब है कि प्रोडक्ट तो सेम होगा बट उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आप कोई भी दो ब्रांड्स खरीद लो, एसी मिलते हैं, वोल्टास का भी आ रहा है, एलजी का भी आ रहा है, सैमसंग का भी आ रहा है, जनरल का भी आ रहा है, सबका प्राइस डिफरेंट है, प्राइस रेंज डिफरेंट है। एक एसी जो 30,000 में अवेलेबल है उसको कस्टमर 38,000 में दूसरे ब्रांड का उसी कैपेसिटी का 8,000 एक्स्ट्रा पे करने के लिए एग्रीड है, पे कर रहा है कस्टमर, क्योंकि उसके माइंड में क्वालिटी हिट हो गई है कि ये ड्यूरेबल है, इसको 10 साल कुछ नहीं होगा, ये परेशान नहीं करेगा। कस्टमर उसके 8,000 एक्स्ट्रा देने के लिए एग्रीड है। ये होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कि फर्म ने अपने प्रोडक्ट को अलग करके दिखा दिया कि है तो हमारा एसी ही, लेकिन उस कंपनी से अलग है, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। और अगर आपने कस्टमर के माइंड में ये डाल दिया कि हमारा प्रोडक्ट अलग है, तो जो कस्टमर ढूंढते ढांढते आपका वेट करके आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देगा, दूसरों से एक्स्ट्रा पैसे वो देगा आपको, क्योंकि वो आपकी उस क्वालिटी से खुश है, आपके प्रोडक्ट की उस क्वालिटी से खुश है वो, तो फिर एक्स्ट्रा पैसे देगा। तो फर्म का प्राइस कंट्रोल हो जाता है इससे। अगर बन गया मेरा ब्रांड, तो फिर ब्रांड बना के मैंने कोई अपनी आत्म जागृत थोड़ी करनी है, मैंने ब्रांड बना के प्रॉफिट कमाना है। मैं चीजें बेच ही ले रहा हूं, प्रॉफिट कमाना है, एक बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर खरीदना है, तो फिर जैसे ही मेरा ब्रांड बना वैसे ही मैंने प्राइस बढ़ा दी, सीधी सी बात है, दुनिया का रूल है। तो प्राइस कंट्रोल फर्म का हो जाता है, फर्म डरती नहीं है। अगर ब्रांड बन गया तो थोड़ा प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज करके डरेंगे नहीं, क्योंकि ब्रांड तो बना ही तभी है ना जब कस्टमर खुश है। तो दिक्कत कहां है? वो पैसे देगा एक्स्ट्रा, वो जाएगा नहीं छोड़ के, तो डर नहीं है।
तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की इंप्लीकेशन ये होती है कि फर्म हैज सम कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस, बट फुल कंट्रोल नहीं होता। अब यहां पे आपको बात समझनी है, आपको बात ये समझनी है कि 6 फर्म्स हैं, 6 ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट 5 कंपनियों से थोड़ा सा अलग है और आपके कस्टमर भी आपसे बंधे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करो। तो आप अपनी सेगमेंट में तो राजा हो, आप अपने ब्रांड में तो राजा हो। 1/6 जो मार्केट है ना आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की, उसमें आप राजा हो। बेचो 2000 महंगी, कस्टमर खरीदेगा, लेकिन आप 6 कंपनियों की पूरी मार्केट के अंदर तो राजा नहीं हो ना। तो कस्टमर जो फर्म होती है मोनोपोलिस्टिक की, वो अपनी सेगमेंट में बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसका प्राइस कंट्रोल होता है, बट पूरी मार्केट में प्राइस कंट्रोल नहीं होता। 6 की 6 फर्म्स के प्रोडक्ट का प्राइस वो कंट्रोल नहीं कर लेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत बार एग्जाम में आया है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। सो दिस वाज अनदर फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये अगला फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, सेलिंग कॉस्ट। और ये परफेक्ट कंपटीशन में मैं बता चुका हूं, वहां ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। सेलिंग कॉस्ट मत लगाओ। चीज को एक्स्ट्रा बेचने के लिए आप क्या करोगे? आपके पास कोई स्पेशलिटी नहीं है, आपके जैसी 40 दुकानें हो रही, बट यहां बना रहे हैं ब्रांड, यहां अपने प्रोडक्ट को अलग करके दिखा रहे हैं। अगर मैं अपनी टीचिंग में दूसरे टीचर्स से कंपैरिजन में कुछ स्पेशल दिखाऊंगा तो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ एसोसिएट ज्यादा होंगे। तो व्हाट हैपेंस कि इन द मार्केट अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है या कोई सर्विस बिक रही है, तो अगर हम उसे कुछ स्पेशल बना के दिखाएंगे तो हमें उसका एक्स्ट्रा प्राइस मिलेगा। तो उसके लिए हमें दिखाने के लिए ऐड तो करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट वो सारे खर्चे होते हैं जो फर्म करती है सेल्स को बढ़ाने के लिए। आप सेल को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करोगे वो सब सेलिंग कॉस्ट है। उसमें आएगा एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल्स, सेल्स टीम, ये सारे फैक्टर्स हैं जो सेलिंग कॉस्ट में आते हैं। और आप ऐड कर करके अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाते हो तो आपको उसका रिटर्न भी मिलता है। जब टीवी में, मैंने बोला ना, एक मैच है जिसे दुनिया ने देखना है, तो उस मैच को 14 इंच के टीवी में, जहां लाइट नहीं आती है 8 घंटे, वहां पे अगर लाइट आ रही हो टीवी में, लोग भीड़ लगा के देख रहे हैं तो उनको क्रेज है। तो अगर इतने लोग देख रहे हैं तो कंपनी इसलिए तो ऐड करती है, क्योंकि उसको रिवार्ड मिलता है। करोड़ों लोग देखेंगे तो अगर उसका 5% लोगों ने भी खरीदा तो इट विल बी ए ह्यूज रेवेन्यू जनरेटर। तो सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक में होती है, क्योंकि ब्रांड बनाने के लिए तो सेलिंग कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेलिंग कॉस्ट इज अनदर फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का नेक्स्ट फीचर है डिफिकल्ट एंट्री। डिफिकल्ट एंट्री होती है नई फर्म्स की मोनोपोलिस्टिक में, क्योंकि एक सिंपल स्टोरी है, सिंपल स्टोरी। परफेक्ट में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में एक ही बात है। कहां से शुरू हो जाएंगे? नंबर ऑफ फर्म्स। जितनी ज्यादा फर्म्स, उतना हर फर्म का मार्केट सप्लाई में बड़ा कम शेयर, और उस शेयर के साथ फर्म की इनेबिलिटी, अनेबल है फर्म, नहीं कर पा रही प्राइस को इन्फ्लुएंस। और अगर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो प्राइस गिरा नहीं सकते। अगर प्राइस गिरेगा नहीं तो उतना ही प्रॉफिट दिखेगा नई फर्म को और वो आएगी। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली में क्या हुआ था? उल्टा चलते हैं, कम फर्म, एक ही फर्म, सारी सप्लाई उसके पास, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सप्लाई अगर उसने रोक ली तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, अगर उसने सप्लाई को डाउन से दे दी तो प्राइस एकदम गिर जाएगा। तो उसके पास पावर है प्राइस गिराने की। तो अगर वो प्राइस गिरा लेगी तो प्रॉफिट खत्म कर देगी वो नई फर्म का, वो खुद तो झेल जाएगी। वो कई सालों से मार्केट में, मोनोपोली की बात हो रही है, तो वो नई फर्म नहीं झेल पाएगी तो नई फर्म को आने से रोक दिया ना। अब यहां पे क्या है, ना तो मोनोपोली के जितने स्ट्रांग है कि किसी को आने नहीं देंगे, और ना परफेक्ट के जितने वीक हैं कि कुछ भी होता रहे, कोई भी नई फर्म आ जाए हम रोक ही नहीं पाए, ऐसा भी नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन की फर्म प्राइस को 10 रुपए से 950 भी नहीं कर सकती। मोनोपोली की फर्म प्राइस को 10 से 6 रुपीज भी कर देगी। तो ये 10 से 6 नहीं कर सकते, ये 10 से 950 भी नहीं कर सकते, ये 10 से 8 करने की पावर है इनकी। तो कुछ फर्म्स को तो रोक लेंगी ना, ये नई फर्म्स के आने वाली फर्म्स का कुछ प्रॉफिट तो खा जाएंगी ना, खत्म कर देंगे ना। तो कुछ फर्म्स तो रुकेंगी। तो डिफिकल्ट एंट्री होती है नई फर्म्स की, क्योंकि यहां पर फर्म्स के पास प्राइस कंट्रोल है, क्योंकि यहां ब्रांड है। तो नई फर्म्स की एंट्री डिफिकल्ट होती है। गॉट इट? तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आएगी कि अगर डिफिकल्ट एंट्री है नई फर्म्स की, तो अगर आप अपने सामने नई फर्म्स को नहीं आने दे रहे, कुछ आ रही हैं, तो आपको प्रॉफिट लेवल परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा हाई रहेगा। सिंपल सी बात है, वहां पे किसी फर्म को आने से रोक नहीं पाए थे
तो नई फर्म्स आपके प्रॉफिट को खा गई। लेकिन यहां पे आपने रोका नई फर्म को आने से, तो यहां पे तो अपना प्रॉफिट आपका हाई रहेगा ना। तो प्रॉफिट लेवल जो होगा वो परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स हैं उनका प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन की फर्म से ज्यादा होगा। एडजस्टमेंट हो जाएगी, इसमें भी एंट्री तो है, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट तो नीचे आएगा, लॉस भी खत्म हो जाएंगे, बट नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा बेटर रहेगा प्रॉफिट सिचुएशन एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि हम ब्रांड है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है नॉन प्राइस कंपटीशन, के फर्म्स प्राइस पे वॉर कम करती हैं, प्राइसिंग पे भिड़ने में अपना भी लॉस होता है। अगर मैं 10 की चीज को 9 में बेचूंगा तो सामने वाली फर्म को तो रोक दूंगा, उसका नुकसान तो कर दूंगा, लेकिन मेरा अपना नुकसान भी तो होगा। तो प्राइस को ना गिराकर फर्म्स किसी और चीज पे भिड़ती हैं। फर्म एक एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करती हैं, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। फर्म्स क्या करती हैं, जबरदस्त एडवर्टीजमेंट भर दो, टीवी में बंदा कुछ देख रहा है तो उसको भर दो अपनी एड से, ताकि उसको और कुछ दिखे ही ना, उसके माइंड में आपका ही प्रोडक्ट दिखे और उसके माइंड में छप जाए। तो ऐसे तगड़ी एड पे भिड़ती हैं फर्म्स। उसके बाद फ्री भी ऑफर करती हैं कि इसके साथ ये फ्री मिलेगा, इसके साथ ये फ्री मिलेगा, और फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स। ये आपने ऑनलाइन शॉपिंग में देखा होगा, जब आप ऑफर्स आते हैं उसमें बड़े सारे कि ईएमआई में पे कर दो, और इस तरह से उस तरह से डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं। इफ यू आर परचेजिंग इट ऑन क्रेडिट, इफ यू आर पेइंग इन फ्यूचर, तो और ऑफर्स होते हैं। तो इस तरह से कंपनीज सेल्स बढ़ाने के लिए ऑफर अफेक्ट करती हैं और कंपीट करती हैं एक दूसरे से। दैट इज नॉन प्राइस कंपटीशन के एग्जांपल है ये। प्राइस के अलावा फर्म्स कैसे कंपटीशन करती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, फ्रीबीज, फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स थे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है, इसलिए इसका डिमांड कर्व भी नेगेटिव स्लोप होगा, मोनोपोली की तरह। फर्म सेल्स मोर बाय लोअरिंग द प्राइस, वो टैगलाइन मोनोपोली की थी, बट यहां भी कांस्टेंट प्राइस नहीं होता, तो परफेक्ट की तरह नहीं बनेगा डिमांड कर्व, क्योंकि यहां प्राइस कंट्रोल तो है, फर्म प्राइस तो कंट्रोल कर सकती है। तो इसका मतलब कि कांस्टेंट प्राइस नहीं बनेगा तो नेगेटिव स्लोप बनेगा, बट इसका कर्व फ्लैट होगा थोड़ा सा मोनोपोली के कंपैरिजन में। अगर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है तो ये मोनोपोली का था, ये मोनोपोली का डिमांड कर्व है और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ये कंपैरिजन हम दोबारा करेंगे तीनों मार्केट्स का एक साथ, बट आपको ये याद रखना है कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों का डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है।